वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और एंथोलॉजी मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्रीडम फाइट। ये मूवी रिसेंटली सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का होल ड्यूरेशन 2.5 घंटे के आसपास है। इस मूवी में 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। इन 5 कहानियों को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया और सच में भाई साहब बहुत ही मामूली बातों को लेकर इस मूवी की कहानियों को बनाया गया है। हर एक बंदा बंदी को देखनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए फॉर इंस्टाग्राम। कहानी नंबर 1। कहानी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है गीतू, जो फिलहाल किसी होटल में बैठकर किसी का इंतजार करती रहती है। तभी वहाँ पर गिरीश नाम का एक बंदा गीतू के पास आता है। गिरीश और गीतू ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते रहते हैं। गीतू पूछने लगती है, बताओ गिरीश, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या बात करना चाहते हो मुझसे? वैसे हम ऑफिस में भी तो बात कर सकते थे। गिरीश थोड़ा हिचकिचाते हुए, मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए गीतू से कहने लगता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। कुछ दिनों पहले रंजीत नाम के एक बंदे से तुम्हारा रिलेशनशिप था और मुझे ये भी पता कि तुम दोनों की एंगेजमेंट भी हुई, उसके बाद टूट गई। मुझे तुम्हारे पास्ट को लेकर कोई एतराज नहीं। गीतू, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद गीतू एकदम से फ्रीज हो जाती है और आंसर क्या दे ये सोचना स्टार्ट करती है। अगर मैंने इसको यस कह दिया, इसका पैर एक्सेप्ट कर लिया, तो रोज रात भर इसके साथ बात करनी होगी, ऑफिस में भी इसके साथ गपशप लड़ानी होगी, इसकी बाइक में आना जाना होगा, मूवीज को जाना होगा, मेरा टिफिन बॉक्स इसके साथ शेयर करना होगा। उसके बाद हम दोनों की बात अनीता को पता चलेगी। अनीता मुझसे जलने लगेगी। रंजीत को कॉल करके मेरे बारे में अनाप शनाप बकने लगेगी। मेरे बारे में सुनकर रंजीत बहुत दारू पीकर मेरे ऑफिस आएगा। ऑफिस में एक हंगामा खड़ा करने लगेगा और यहीं पर बस ना होते हुए रंजीत अपने दोस्तों के पास जाकर मेरे बारे में बुरा बोलने लगेगा कि आजकल की लड़कियों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप को भी पता चलेगी। मेरे माँ बाप मुझे डांटने लगेंगे। अगर इसी दरमियान में रंजीत की बात गिरीश को पता चलेगी, गिरीश मुझ पर शक करने लगेगा। हम दोनों में झगड़ा होगा। खैर उसके बाद जैसे तैसे झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने माँ बाप को मना नहीं पाऊंगी। मुझे घर से निकाल देंगे। गिरीश के साथ रजिस्टर मैरिज करनी होगी मुझे। उसके बाद अच्छा खासा हनीमून होगा और कुछ दिनों बाद एक बेबी पैदा होगा। उसके बाद मैं अपनी जॉब छोड़ के घर तक ही सीमित रह जाऊंगी। अगर मैं गिरीश को नो बोलूंगी तो ये बेवड़ा तो रोता हुआ यहाँ से चला जाएगा, मुझे गालियाँ देकर, और हर रोज मैसेजेस पे मैसेजेस सेंड करता रहेगा। ऑफिस में भी मुझे नहीं छोड़ेगा, हर वक्त फॉलो करता रहेगा, रिक्वेस्ट करता रहेगा। ये बात जानकर अनीता मुझसे आकर कहने लगेगी, उसके प्यार को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, एटलीस्ट उसे एज ए फ्रेंड की तरह तो मैसेजेस करती रहो। अगर मैंने अनीता की बात सुनकर गिरीश को मैसेजेस करना स्टार्ट किया तो गिरीश तो कुछ अलग ही सोचेगा कि मैंने इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैंने मैसेजेस नहीं किया तो ये गिरीश भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू वगैरह पीकर मेरे बारे में बुरा भला कहने लगेगा। अगर गिरीश का प्यार सच्चा रहा तो ये शराब का आदी हो जाएगा। शराब की हालत में मेरे घर भी आ सकता है। मतलब इस तरह से गीतू कंफ्यूज होकर रह जाती है कि गिरीश को यस बोलूं या ना बोलूं। गिरीश से कहने लगती है कि मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी। घर आने के बाद गीतू यही सोचने लगती है कि ये बात अपने माँ बाप को किस तरह से बताएगी, लेकिन बता नहीं पाती। उसके बाद गीतू अपने एक फ्रेंड के पास आकर कहने लगती है कि शायद मुझे मेरे एक्स रंजीत से ही शादी करनी चाहिए थी। लेकिन यार रंजीत पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से हमारी एंगेजमेंट हुई थी उसका बर्ताव ही बदल गया। काफी सारे रूल्स रखा था उसने। हर रोज मुझे बेवजह उसकी माँ को कॉल करना था, उसकी माँ का हालचाल पूछना था, या फिर मैं स्टेटस चेंज करने को कहा। एक्चुअली मेरा मोबाइल ज्यादातर वही यूज करता था, लेकिन वो अपना मोबाइल नहीं देता। एंगेजमेंट से पहले रंजीत को काफी सारे नामों से बुलाती थी, प्यार से, लेकिन एंगेजमेंट के बाद वो कहने लगा कि उसे रेस्पेक्ट चाहिए। अजी सुनते हो, क्या करते हो, कहाँ पर हो जी, ऐसे बहुत सारे रूल्स रखा था यार उस रंजीत ने। खैर अब अनीता ऑफिस में इंग्लिश में ही बात करती रहती है। गीतू को भी इंग्लिश आती है, लेकिन ये डरती रहती है, अपने फीलिंग्स को इंग्लिश में बयान नहीं कर सकती। इसलिए गीतू हर रोज इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती रहती है। ये ठान लेती है कि यह हर रोज इंग्लिश पेपर पढ़ेगी, इंग्लिश मूवीज देखेगी, थोड़ा ही सही ये इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेगी। ऑफिस जाने के बाद गिरीश हर रोज गीतू को देखते रहता है, मतलब उसके जवाब का इंतजार करते रहता है, उसको मैसेजेस करते रहता है। एक दिन ये चीज अनीता ऑब्जर्व करती है। गीतू के पास आकर कहने लगती है, गिरीश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। गीतू तुम उसके आस पास भी मत भटकना। इस तरह से अनीता एक हल्का सा वार्निंग देती है गीतू को। ये सुनने के बाद बेचारी गीतू बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। लंच ब्रेक में गिरीश गीतू के पास आकर कहने लगता है, अनीता ने तुमसे क्या कहा मुझे पता नहीं,
लेकिन अनीता तुम्हारे बारे में हर वक्त बुरी बातें ही बोलती रहती है मेरे सामने, लेकिन मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं। अच्छी तरह से सोचकर ही तुम अपना डिसीजन बताओ मुझे। ये सुनने के बाद गीतू बहुत खुश होती है। खैर ऑफिस खत्म होने के बाद जब गीतू अपने घर वापस आती है तो इसके घर में बहुत सारे मेहमान बैठे होते हैं। बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली लड़के वाले हैं जो गीतू को देखने के लिए आए हैं। मतलब गीतू के माँ बाप ने इन लोगों को बुलाया था। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि गीतू का एक भाई होता है, इसके भाई की गर्लफ्रेंड होती है। जब तक गीतू अपनी शादी नहीं करती गीतू की भाई की लाइन क्लियर नहीं होती, सो इस रिश्ते को भी गीतू के भाई नहीं लाया। लेकिन गीतू बहुत ही हिम्मत जुटाकर अपने माँ बाप से कहने लगती है कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती, मैं पहले कुछ बनना चाहती हूँ। सो दूसरे दिन से गीतू अपने हिसाब की जिंदगी जीने लगती है, अपने मनपसंद के कपड़े पहनने लगती है। हालांकि इसको कौन से कपड़े पहनना है ये भी इसकी माँ ही डिसाइड करती थी। उसके बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑफिस जाती है। उस वक्त गिरीश और अनीता एक ही जगह पर होते हैं। गीतू गिरीश को देखकर इंग्लिश में अपने फीलिंग्स को जाहिर करने लगती है, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलने लगती है कि अब तक मैं दूसरों के बारे में सोचती थी, अगर मैं ये करूँ तो वो बंदा क्या सोचेगा, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन आज के बाद से मेरी मनपसंद की जिंदगी जीऊंगी। इस तरह से कहते हुए गिरीश को आई लव यू कहती है। जब गीतू इंग्लिश में बात कर रही होती है सारे ऑफिस वाले गीतू को ही देखते रहते हैं। गीतू की सारी बातें सुनने के बाद गिरीश गीतू को टेरेस पर ले जाने लगता है। गीतू बहुत खुश होती है। टेरेस पर ले जाने के बाद गिरीश गीतू से कहने लगता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने क्या किया, क्या तुमको समझ है? मैंने तुमको किस तरह से प्रपोज किया था, बहुत ही डिसेंटली, प्राइवेटली, लेकिन तुमने तो बहुत ही चीप तरीके से सारे लोगों के सामने मुझे प्रपोज किया, सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत गई। इस तरह से गिरीश गीतू को डांटने लगता है। गिरीश की सारी बातें सुनने के बाद बेचारी गीतू बहुत अपसेट हो जाती है। गिरीश से कहने लगती है, चला जा BSD के, ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। पहली कहानी दी एंड। दूसरी कहानी की शुरुआत में ही कुछ लेडीज आधी रात को एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। उस कॉम्प्लेक्स के एक दुकान में जाकर उस दुकान का ताला तोड़ने लगते हैं। तभी ये आवाजें वहाँ पर रहने वाले कुछ आदमियों को सुनाती है। वो दो आदमी इन लेडीज से पूछने लगते हैं, कौन हो तुम लोग, यहाँ पर क्यों आए हो? चोरी करने के लिए? रुको पुलिस को बुलाता हूँ। वो लेडीज कहने लगते हैं, अरे अरे नहीं भाई साहब, हम इसी कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं, हम यहाँ पर टॉयलेट बनने के लिए आए हैं। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली किसी जगह पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स में काफी सारी दुकानें होती है। उन्हीं दुकानों में ये सारे लेडीज एज ए सेल्स गर्ल की तरह काम करती रहती है। लेकिन उतने बड़े कॉम्प्लेक्स में एक भी लेडीज टॉयलेट नहीं होता। वही पास ही में एक चाय की होटल होती है। सो ये सारे लेडीज इसी होटल के बाथरूम को यूज करते रहते हैं, लेकिन वो बाथरूम भी हमेशा रश में रहता है। खैर इसी कॉम्प्लेक्स के एक कपड़ों की दुकान में कबानी नाम की एक लेडी काम करती रहती है। रात में घर जाते वक्त कबानी अपने ओनर प्रसाद से ये कहने लगती है, बाथरूम जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। होटल के बाथरूम में भी काफी सारे लोग क्यू में होते हैं, बहुत वेट करना पड़ता है, और ऊपर से उस होटल में जाने के बाद 5 रुपए देकर चाय पीना होगा। वैसे मैंने सुना है कि कॉम्प्लेक्स में बाथरूम होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट परमिशन देते हैं ना। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक भी बाथरूम क्यों नहीं है? प्रसाद कहने लगता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स के प्लान में भी टॉयलेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के सारे ओनर्स उस रूम को स्टोर रूम बना दिया। वैसे भी तुम बाथरूम के बहाने से उस होटल में जाकर दूसरी लेडीज के साथ मीटिंग लगा के बैठती हो। अगर तुमको उतनी तकलीफ है तो कल से तुम एक खाली बॉटल ला लो और हमारे शॉप में जो ट्रायल रूम है उस रूम को इस्तेमाल कर लो। कस्टमर से मुस्कुराते हुए बात किया करो। इस तरह से प्रसाद कबानी की बातों को इग्नोर करते हुए उसे वहाँ से भेज देता है। खैर बेचारे उस कॉम्प्लेक्स के लेडीज टॉयलेट को लेकर बहुत परेशान से रहते हैं। अगर उस होटल के बाथरूम में कोई है तो इन लेडीज को उस कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, उस गली में हमेशा कोई ना कोई मर्द सिगरेट पीते रहता है। लेडीज को देखकर कुछ न कुछ कमेंट्स करते ही रहते हैं। खैर एक दिन ये सारे लेडीज लेबर यूनियन के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। वो लेबर यूनियन वाले इन लेडीज को कहने लगते हैं, पहले आप हमारे यहाँ मेंबरशिप लीजिए, तब हम उनसे लड़ेंगे। दूसरे दिन जब कबानी को सूसू आती है, वो एक खाली जग लेकर अपने शॉप के ट्रायल रूम में जाती है अपनी हाजत को पूरी करने के लिए। बेचारी कबानी बहुत ही मुश्किल से उस काम को करती है। मतलब यहाँ पर लेडीज की प्रॉब्लम को दिखाया गया है। तभी प्रसाद कबानी को बुलाकर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम सारे लेडीज लेबर यूनियन के पास गए, हमारी शिकायत करने लगे, तुमने ही उन सारे लोगों को भड़काया ना। बेचारी कबानी कहने लगती है, नहीं प्रसाद भाई, मैंने किसी को नहीं भड़काया, हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रसाद कबानी को जॉब से निकाल देता है और इसी तरह इसी कारण से 3 और लेडीज को उनके दुकान से निकाल दिया जाता है।
दूसरे दिन ये सारे लेडीज किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं कि बेवजह शॉप ओनर्स हमको जॉब से निकाल दिया। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर इन लेडीज से उठपटांग से सवाल करने लगता है। फाइनली एक रिपोर्ट देके जाने के लिए कहता है, लेकिन उस कंप्लेंट लेटर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये लोग एक लेडी लॉयर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। वो लॉयर इन लेडीज को लेबर के राइट्स बताने लगती है। सडनली कोई भी ओनर अपने एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाल सकता। एटलीस्ट 1 महीने पहले अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। फाइनली तुम्हारी सैलरी के हिसाब से एक बल्क अमाउंट तुमको देना चाहिए, ताकि उन पैसों से तुम गुजारा कर सको। नेक्स्ट जॉब मिलने तक 8 घंटे से भी ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। सारे राइट्स जानने के बाद वो सारे लेडीज कबानी के ओनर के पास जाते हैं और कबानी को सडनली जॉब से निकालने पर केस ठोकने की बात करते हैं। प्रसाद डर के मारे कबानी को दोबारा अपनी शॉप में बुलवा लेता है। सारे लेडीज को दोबारा जॉब तो मिल जाती है, लेकिन वो टॉयलेट की प्रॉब्लम अभी भी होती है। बहुत ही मुश्किल से कबानी अपना काम छोड़कर उस होटल के बाथरूम में जाती रहती है। उसके बाद ये लेडीज कलेक्टर के पास जाते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम बताकर कंप्लेन करते हैं। कलेक्टर कहने लगता है कि हम कॉम्प्लेक्स के ओनर को 6 महीने का टाइम देंगे ताकि वो टॉयलेट बनवा सके, और इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स के आसपास एक पब्लिक टॉयलेट को अरेंज करेंगे। सो कुछ दिनों बाद उस कॉम्प्लेक्स के आसपास एक पब्लिक टॉयलेट को बनवाया जाता है। जब कलेक्टर खुद इसका इनॉग्रेशन करता है, तभी से वो टॉयलेट काम नहीं कर रहा होता। मतलब उस पब्लिक टॉयलेट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होता है। कभी पानी नहीं आता, कभी लोग इसे क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से ये लेडीज दोबारा उस होटल के बाथरूम की तरफ दौड़ लगाते रहते हैं। खैर एक दिन काम खत्म करके ये सारे लेडीज एक जगह पर जमा होते हैं और ये लोग ये डिस्कस करते रहते हैं कि जैसा उस कलेक्टर ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि हमारे कॉम्प्लेक्स में अब टॉयलेट नहीं बनने वाली। जब हम खुद उस कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट बनवाएंगे तब उन लोगों को अकल आएगी। इस तरह से एक दिन प्लान बनाकर ये सारे लेडीज अपने कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ताला तोड़ते हैं, तो ऐसा सीन होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, इस न्यूज को कवर करने लगते हैं। सो सारे शॉप ओनर्स एक जगह पर इकट्ठा होकर ये डिस्कस करने लगते हैं, अगर यहाँ पर पुलिस आएगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पुलिस हमको ही डांटने लगेगी कि हमारे कॉम्प्लेक्स में एक भी टॉयलेट नहीं, हम लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। सो ये शॉप ओनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि उस स्टोर रूम को बाथरूम बना दिया जाए। तो उसी तरह से ये लोग उस बाथरूम को बनवा देते हैं। बाथरूम बनवाने के बाद एक रात वो सारे शॉप वाले किसी जगह पर बैठकर दारू पीते रहते हैं और एक दूसरे में ये डिस्कस करने लगते हैं, चलो अच्छा हुआ यार, प्रॉब्लम तो बड़ी नहीं। एक्चुअली हमारे कॉम्प्लेक्स के प्लान के हिसाब से हमारे कॉम्प्लेक्स में 10 टॉयलेट्स होनी चाहिए, अब तो एक से ही काम चल गया, शुक्र है। इस तरफ वो सारे लेडीज दोबारा किसी जगह पर मीटअप होते हैं। टॉयलेट बनवाने पर ये सारे लेडीज बहुत खुश होते हैं। इसी दरमियान में कबानी अपने साथियों से कहने लगती है, एक टॉयलेट से काम नहीं चलेगा, दोबारा बात वहीं पर आके पहुंचेगी, हमको दोबारा लड़ना चाहिए हमारे फ्रीडम के लिए। इस तरह से ये कहानी भी एंड होती है। तीसरी कहानी राशन। और सच में भाई साहब ये कहानी वेरी हार्ट टचिंग। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। बंदी का नाम है सुमी, बंदे का नाम है शिबू और इन दोनों की एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है अम्मू। और आज अम्मू का बर्थडे है। सुमी के घर के बगल में ही प्रिंसी नाम की एक औरत रहती है और प्रिंसी थोड़ा अच्छा पैसे वाली औरत होती है, लेकिन सुमी और प्रिंसी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होती है। अगर सुमी ने अपने घर में कुछ पकाया वो खाना प्रिंसी को देती है, उसी तरह प्रिंसी भी अगर कुछ पकाया तो सुमी को देती है। खैर एक दिन प्रिंसी अपनी मछली अम्मू को देते हुए उससे कहने लगती है कि तुम इस मछली को फ्रीजर में रखो और अपनी माँ को भी बता देना। अब शिबू के बारे में बात करें तो शिबू एक दुकान में काम करता रहता है। रात होने के बाद जब शिबू वापस अपने घर आता है, सुमी शिबू के लिए फिश करी बना के रखती है। इस डिश को खाते हुए शिबू कहने लगता है, इस मछली को और अच्छी तरह से बना सकते थे, मेरी माँ ऐसी मछली का डिश बहुत अच्छी तरह से बनाती थी। खैर दूसरे दिन शिबू जब अपने काम पे चला जाता है, सुमी बची कुची मछली को शिबू के बताए हुए तरीके पर ही पकाती रहती है। तभी प्रिंसी सुमी को बुलाकर अपनी मछली के बारे में पूछने लगती है कि सुमी मेरी मछली रेडी रखना, मैं थोड़ा बाजार जाके आती हूँ। ये सुनने के बाद सुमी बहुत घबराने लगती है। मतलब अम्मू ने सुमी को इस मछली के बारे में बताना भूल गई और सुमी ने क्या सोचा था कि इसका हस्बैंड ने ये मछली लाया, और उसी तरह शिबू ने ये सोचा था कि इसकी वाइफ ने मछली खरीदकर ये डिश बनाई मेरे लिए। ये जान लेने के बाद सुमी फौरन अपने हस्बैंड को कॉल करती है, सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद शिबू सुमी को बहुत डांटने लगता है कि ये सब कुछ तुम पहले जान नहीं सकती। सुमी कहने लगती है, देखिए मैं अभी के अभी मार्केट जा रही हूँ, आप प्लीज मार्केट आइए, हम प्रिंसी को वो मछली खरीद कर दे देंगे
शिबू कहने लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, तुम खुद किसी भी तरह करके मैनेज कर लो। सो इधर उधर चेक करने पर बेचारी सुमी के पास थोड़े से पैसे होते हैं। वो पैसे लेकर सुमी मछली मार्केट जाती है, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद भी उस टाइप की मछली नहीं मिलती। फाइनली एक दुकान में सुमी को वो मछली मिल जाती है, लेकिन 2 केजी की मछली 1500 रुपए है। बेचारी सुमी के पास इतने पैसे नहीं होते। वो फौरन दोबारा शिबू को कॉल करती है, यही बात बताने लगती है। शिबू के पास भी पैसे नहीं होते। उसके बाद सुमी अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता। सो फाइनली सुमी अपनी सोने की अंगूठी को गिरवी रखकर उस मछली को खरीद लेती है, प्रिंसी को जाके दे देती है। और एक्चुअली उस दिन प्रिंसी के घर में कुछ मेहमान आते हैं। अपने मेहमानों के लिए प्रिंसी ने काफी सारे आइटम्स को बना के रखा होता है, चिकन, मटन, सी फूड। बहुत देर रात तक प्रिंसी के घर में उसके मेहमान होते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, लेकिन कोई भी खाना नहीं खाता। बिना खाना खाए वो अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होने के बाद प्रिंसी उस फिश करी को कचरे के डिब्बे में डाल देती है। इस तरह से ये कहानी दी एंड होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब कभी भी आप रेस्टोरेंट जाओगे, हो सकता है खाना बच जाए, लेकिन आप लोग उस खाने को बिना फेंकते हुए उस खाने को पैक कर लीजिए। इसमें शर्म की बात कुछ भी नहीं है। और सड़क पर ऐसे काफी सारे भूखे लोग होते हैं, ऐसे लोगों की भूख मिटा दीजिए। खैर, कहानी नंबर 4, एज होम। कहानी की शुरुआत में ही एक औरत को दिखाया जाता है, इसका नाम है धनु। फिलहाल इसका बेटा इससे लड़ झगड़ रहा होता है। इसके बेटे का कहना यह होता है कि इसकी माँ ने बचपन में इसकी इसी तरह से देखरेख नहीं की, जिसकी वजह से धनु का बेटा धनु को अपने घर से बाहर कर देता है। दूसरे सीन में एक रिटायर बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम है जॉर्ज, जो फिलहाल अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक में आता है। अपनी पेंशन लेने के बाद बहुत ही मुश्किल से जॉर्ज अपने घर वापस आता है, और इसी तरह जॉर्ज की हरकतें भी कुछ अजीब सी होती है। इसकी वाइफ का नाम होता है लाली। घर में आने के बाद जॉर्ज लाली से कहने लगता है कि आज पेंशन डे है, मुझे पेंशन लेने जाना है। मतलब जॉर्ज कुछ कुछ बातें भूलते रहता है। जॉर्ज की बातें लाली को अजीब लगती है। लाली फौरन जॉर्ज को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, उसका चेकअप करवाती है। डॉक्टर कहने लगता है कि जॉर्ज को डेमनीशिया हो गया, मतलब सम काइंड ऑफ भूलने की बीमारी। कभी कभी जॉर्ज अपने टॉपिक से डाइवर्ट होकर भी बात करते रहता है। जॉर्ज को बीपी शुगर भी है ना, उन दोनों चीजों को पहले कंट्रोल में रखा करिए, वरना बात और बिगड़ सकती है। खैर, जॉर्ज का बेटा और बेटी ये दोनों फॉरेन में रहते हैं। लाली हर रोज रात अपने बच्चों से वीडियो कॉल में बात करती रहती है। घर में क्या क्या हुआ वो सारी बातें शेयर करती रहती है। लाली का बेटा लाली से कहने लगता है, देखो माँ, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम पापा का ख्याल नहीं रख सकती, किसी काम वाले को हायर करो। सो धनु इस घर में ज्वाइन हो जाती है, काम करने लगती है। खैर, अब डॉक्टर ने जॉर्ज को जॉगिंग करने के लिए कहा था, लेकिन जॉर्ज बेटा एक अलग ही लेवल की जॉगिंग करता है। वो अपने घर से बाहर आकर एक बाइक वाले बंदे को लिफ्ट मांगता है, थोड़ी दूर जाता है और दोबारा किसी और बंदे से लिफ्ट लेकर वापस अपने घर आता है। इसकी जात का जॉर्ज मारे। जब धनु ये चीज देख लेती है, जॉर्ज धनु से कहने लगता है कि ये बात तुम लाली को मत बताओ। खैर, अब लाली घर बैठे बैठे बोर होती थी। वो अपने खुद का एक छोटा सा बिजनेस करती रहती है, मतलब कुछ अचार वगैरह का। एक दिन जब धनु मार्केट जा रही होती है, जॉर्ज धनु से कहने लगता है कि आते वक्त मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। धनु से रिक्वेस्ट करने लगता है। धनु कहने लगती है कि आप पहले कोई न कोई काम करते हुए एक्टिव में रहिए, तभी मैं आपके लिए लड्डू लेकर आऊंगी। एक दिन धनु मंदिर जाकर जॉर्ज के लिए प्रसाद लाके देती है। यह प्रसाद जॉर्ज को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसने बहुत दिनों बाद कुछ मीठा खाया है। जॉर्ज कहने लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे क्रिश्चियंस ऐसे प्रसाद को नहीं बनाते, तुम हर रोज टेम्पल जाया करो, मेरे लिए प्रसाद लेते आना। एक दिन जॉर्ज धनु के पास आकर से खीर बनाने के लिए कहता है। इसकी इच्छा होती है खीर खाने की। टाइम देखकर धनु लाली से यही बात पूछने लगती है। लाली धनु को साफ मना कर देती है। हर लाली के दिमाग में ये बात भी चलती रहती है कि इसका घर तो काफी बड़ा है, कुछ कमरों को खाली करके ये ओल्ड एज होम बनाना चाहती है। एक दिन जब धनु ड्राइवर जोश के साथ मार्केट जा रही होती है, जॉर्ज भी धनु के साथ मिल जाता है। रास्ते में जाते वक्त जॉर्ज जोश से कहने लगता है कि मुझे आज दारू पीना है, किसी होटल के पास ले चलो। जोश मना करने लगता है, लेकिन जॉर्ज बच्चों की तरह जिद करने लगता है। सो धनु जोश को समझाते हुए जॉर्ज को बाहर ले जाती है। जॉर्ज बहुत दारू पीता है। अब जॉर्ज का दिमाग पहले से ही सटक चुका होता है। अगर ये दारू पिए तो कैसी हालत होगी, आप ही सोचिए। घर आने के बाद जॉर्ज धनु से ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम ये बात लाली को मत बताओ। धनु भी इस बात को छुपा देती है। जॉर्ज धनु से कहने लगता है, क्या कल भी तुम मुझे बाहर ले जाओगी? मुझे बाहर जाकर और कुछ खाना पीना है। धनु कहने लगती है कि दोबारा मैं आपके साथ बाहर नहीं आऊंगी। मैं हर बार मैडम को झूठ नहीं बोल सकती।
जॉर्ज फील होते हुए धनु से कहने लगता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे पास खाने पीने का फ्रीडम भी नहीं है। मैंने तुमसे खीर बनाने के लिए कहा, तुमने वो भी नहीं बनाया, मेरा मरना ही अच्छा है। ऐसा कहते हुए रोने लगता है। थोड़ी देर बाद लाली का बेटा लाली को कॉल करके उसे डांटने लगता है कि माँ तुम क्या कर रही हो, आज पापा ने बाहर जाकर दारू पी, क्या तुमको ये बात पता है? जोश ने मुझे ये बात बताई। तुम अपना बिजनेस स्टॉप करके पापा का ख्याल रखो और उस नौकरानी को काम से निकाल दो। अब ये सारी बातें दूसरे रूम में रहकर धनु सुन रही होती है। दूसरे दिन लाली धनु को बुलाकर कहने लगती है, तुम जॉर्ज को बाहर ले गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए ना। अब देखो मेरे बच्चे मुझे डांट रहे हैं, प्लीज धनु तुम दूसरा काम देख लो, यहाँ से चली जाओ। उसी तरह से जब धनु अपना बोरिया बिस्तर बांध के बाहर जा रही होती है, जॉर्ज ये समझने लगता है कि धनु मार्केट जा रही है। धनु से ये कहने लगता है कि आते वक्त मेरे लिए एक रेडियो लेकर आना। धनु जाने के बाद बेचारा जॉर्ज धनु के इंतजार में बैठा रहता है कि धनु अब आएगी तब आएगी। थोड़ी देर बाद लाली को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोबारा धनु को कॉल करके अपने घर वापस बुलाती है। इस तरह से ये कहानी दी एंड होती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 5वीं कहानी की शुरुआत में ही लक्ष्मण नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल कीचड़ में लथपथ हो चुका होता है। वो गुस्से में मिनिस्टर के घर में आता है, उससे कहने लगता है कि सर आपने जो किया वो ठीक नहीं है। लेकिन वो मिनिस्टर लक्ष्मण का मजाक उड़ाने लगता है, उस पर हंसने लगता है। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, उस मिनिस्टर को एक लात मार देता है। दूसरे दिन सारे सेप्टिक टैंक वाले मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया के सामने अपना बयान देते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ का मंत्री हमारे एक आदमी को बहुत बेरहमी से मारा पीटा। अब लक्ष्मण हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मीडिया पूछने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ, तो वो सारे लोग जो हुआ वो बताने लगते हैं। एक्चुअली मिनिस्टर के घर में सेप्टिक टैंक भर चुका होता है। लक्ष्मण और 2 लोग उस सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए मिनिस्टर के घर जाते हैं और लक्ष्मण मिनिस्टर के घर वालों से ये कहने लगता है कि काम खत्म होने तक 3 घंटे लगेंगे, इस दरमियान में कोई भी वॉशरूम ना जाए। जब लक्ष्मण और उसके आदमी काम कर रहे होते हैं, मिनिस्टर विंडो के थ्रू इन लोगों को हाय हेलो बोलने लगता है, इनके नाम पूछने लगता है, मतलब बस ऐसे ही कैजुअल से बात करता है। उसके बाद वो मिनिस्टर जानबूझ के टॉयलेट के लिए जाता है। जब लक्ष्मण सेप्टिक टैंक में उतरकर काम कर रहा होता है, वो सारा टॉयलेट लक्ष्मण के ऊपर गिर जाता है। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है। उसी हालत में लक्ष्मण मिनिस्टर के घर में जाता है और उससे कहने लगता है कि आपने जो किया वो सही नहीं है। लेकिन वो मिनिस्टर अनाप शनाप बातें करते हुए लक्ष्मण का मजाक उड़ाने लगता है। लक्ष्मण को ठेस पहुंचती है, उस मिनिस्टर को एक लात मारता है। अब ऑफकोर्स मिनिस्टर का घर है, बहुत सारे आदमी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। सारे लोग मिलकर लक्ष्मण को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। वो मिनिस्टर एक मोटी सी किताब लेकर लक्ष्मण का पैर तोड़ देता है। यहीं पर ना बस करते हुए वो मिनिस्टर लक्ष्मण को अपने टॉयलेट में ले जाकर उसके फेस से अपना GAND साफ करवाता है। इस तरह से ये सारे लोग मीडिया के सामने अपनी बात को रखते हैं और इसी तरह ये लोग ये भी कहने लगते हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता हम स्ट्राइक कर रहे हैं और आज के बाद से आप लोग अपने घर का सेप्टिक टैंक खुद क्लीन कर लीजिए। इस तरह से ये होल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। फाइनली हमको ये बात पता चलती है, अगर हमारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहिए। आपको कौन सी कहानी पसंद आई कमेंट करके बताना जरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।